नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरी सक्सेस स्टोरी को लेकर के थी, जिसमें मैंने ये शेयर किया था कि कैसे मैंने मेडिटेशन से ही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या मेडिटेशन करना नहीं चाहते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर के रेजिस्ट होने लगते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। अब मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी जितने भी प्रोसेसेस है हर जगह पे आपको पॉजिटिव सोचना पड़ता है या कुछ न्यू अफर्म करना पड़ता है और कुछ ना कुछ अच्छा सोचना होता है। सिर्फ मेडिटेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना होता है, आपको अपने थॉट से ध्यान हटाना होता है। फिर चाहे वो थॉट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत लोगों के लिए यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हर कोई पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट ही होता है। हो सकता है मैं जितना मेडिटेशन एंजॉय करता हूँ आप ना कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आज आप मेडिटेशन एंजॉय ना कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप करो, तो वो चीज़ चेंज भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जो आप चाहते हो। बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था द डर्टी पिक्चर, जिसमें विद्या बालन जी का डायलॉग था, फिल्म में सिर्फ 3 वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक उसी तरीके से गगन यूनिवर्स का भी डायलॉग है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक चीज़ से होती है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। अब यही इकलौती चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आपको समझनी होती है, और इसी के डायरेक्शन में आपको बढ़ना होता है। अब बहुत लोगों को ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट लगती है कि अलाइनमेंट एक्चुअल में है क्या। अब अलाइनमेंट का अगर आप देखोगे ना तो इसको मीनिंग में एक्सप्लेन करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बताऊं तो मान लीजिए आप अलाइनमेंट को एक तरफ देखो गॉड के मेथड में कि अलाइनमेंट जो है वो भगवान है, और जो रेजिस्टेंस है आप समझ लो वो डार्क एनर्जी है। अब यहाँ पर इन दोनों में देखोगे तो किसकी एनर्जी कैसी होगी? अब ऑब्वियस है कि गॉड है तो गॉड की एनर्जी बहुत लव वाली होगी, अप्रिशिएशन वाली होगी, नॉलेज वाली होगी, विस्डम वाली होगी, बिलीफ वाली होगी। ओवरऑल जितना भी अच्छाई वाली चीज़ें होती है वो सारी गॉड वाली साइड में होती है। अब दूसरे साइड डार्क एनर्जी में अगर आप देखो तो हेट, जेलेसी, ब्लेम, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, या जो भी आपके अंदर आप नेगेटिव फील करते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो डार्क एनर्जी और गॉड की एनर्जी दोनों ही आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। गॉड की एनर्जी को आप अलाइनमेंट बोल सकते हो, डार्क एनर्जी को आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो। अब क्योंकि आप अपने अंदर दोनों चीज़ों को फील करते हो, तो जब भी आप गॉड के अगेंस्ट कुछ फील करोगे ना तो आप हमेशा नेगेटिव फील करोगे। दूसरे शब्दों में अगर आप जब भी नेगेटिव फील करोगे ना तो आप समझ लो इस बात को कि आप गॉड के अगेंस्ट जा रहे हो। ये बस समझना इतना ही ज़्यादा सिंपल है। अब इसको एज एन एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ होती है। कि मान लीजिए आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि उसे मैनिफेस्ट करना आपके लिए गलत है, तो आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील करते हो। और ये एनर्जी इसलिए आप फील नहीं करते हो कि वो चीज़ आपको रॉन्ग लगती है। उस जगह पर आप नेगेटिव इसलिए फील करते हो क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जो डिज़ायर दी है वो डिज़ायर आप पाना तो अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर के परेशान हो कि ये चीज़ गलत है, और आप ना उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो ना ही आप उससे दूर जा पा रहे हो। तो ऐसे टाइम पे आप बहुत नेगेटिव फील करते हो। तो इस जगह पर यहाँ पर देखा जाता है कि जैसा अब्राहम कहती हैं कि हम वो टीचर नहीं हैं जो आपको किसी चीज़ के पीछे भेजे या किसी चीज़ से दूर भेजे। यानी अब्राहम ऐसे टीचर नहीं है जो आपसे कहेंगे कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करो ये सही है और वो चीज़ मैनिफेस्ट मत करो वो गलत है। अब्राहम ऐसे टीचर हैं जो आपको हमेशा ये सिखाएंगे कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, और हम आपको बताएंगे कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट आप कैसे कर सकते हो। अब जब आप इस वाली सिचुएशन में होते हो जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर भी नहीं पा रहे प्लस उससे दूर भी नहीं जा पा रहे और आप कंटिन्यूस नेगेटिव फील कर रहे हो, तो उस जगह पर जैसा कहता है कि जैसे मैंने डायलॉग बोला था कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है सिर्फ 3 चीज़ों से होती है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आप अपने आप को अलाइन रखते हो, आपकी लाइफ में वो आता है जो आप चाहते हो। आप अपने आप को रेजिस्ट करते हो, आपकी लाइफ में वो आता है जो आप नहीं चाहते हो। अब इस तरीके से कोई इंसान अगर बीच में फंसा हो ना कि ना आगे मैनिफेस्ट करने जा रहा है ना पीछे उस जगह से हट पा रहा है, तो ऐसे जगह पे वो अपनी लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस ऐड करता है या करती है। फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग, अनलकी होने की फीलिंग, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली फीलिंग, और ये पैटर्न्स में रिपीट होता है। जबकि अगर आप अलाइनमेंट को समझोगे ना, अब कई बार मैं जब बोलता हूँ कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप मैनिफेस्ट करो, अब लोग इसमें सही गलत में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर ओपन पर्सपेक्टिव से उसको, अब्राहम के पर्सपेक्टिव से या मेरे पर्सपेक्टिव से,
अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है और आप उस चीज़ के पीछे नहीं जा रहे हो तो आप अपने आप को वैसे ही परेशान कर रहे हो, और अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है आप स्टिल उसके पीछे जा रहे हो तो भी आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। मतलब एट दी एंड कोई चीज़ आपको गलत लग रही है तो दोनों जगह से आप परेशान हो रहे हो, ना उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उससे आप दूर जा रहे हो। बीच में खड़े होकर दोनों डायरेक्शन में देख रहे हो और अपने आप को रेजिस्टेंस में और ज़्यादा डालते जा रहे हो। जबकि क्या कहा जाता है भाई, अलाइनमेंट से सारी मैनिफेस्टेशन होती है। तो उस जगह पर अपनी डिज़ायर को समझना कि कोई डिज़ायर आई है तो किसी रीज़न से आई है। अगर डिज़ायर यूनिवर्स ने दी है तो उसको पूरा करने की क्षमता भी यूनिवर्स ने आपको दी है। अगर यूनिवर्स ने वो डिज़ायर दी है तो दुनिया का कोई पर्सन नहीं होता आपको जज करे कि आपकी डिज़ायर सही है या गलत है। यूनिवर्स भी आपको जज नहीं करता, आपको खुद को भी नहीं करना होता है। और जैसा मैंने अलाइनमेंट के बारे में कहा कि अलाइनमेंट हमेशा वो थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं जो गॉड के डायरेक्शन में होते हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं। और रेजिस्टेंस वो होता है जो आपको हमेशा नेगेटिविटी की फीलिंग देता है, डार्क एनर्जी की फीलिंग देता है। अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो आप किसी का बुरा करके कभी अच्छा फील नहीं कर सकते और किसी का अच्छा करके कभी बुरा फील नहीं कर सकते। तो आपकी अलाइनमेंट बेसिकली आपके कर्मा का भी पूरा ध्यान रखती है। अब मैं तो कर्मा पे नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते हो कर्मा पे तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि जब आप वाइब्रेशनली अलाइंड होते हो आप ऑलरेडी गॉड के साथ अलाइंड हो, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी आप में आ रही है। और जब उनका कनेक्शन आपके साथ है वो आपको कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं जाने देंगे। डिज़ायर भी उन्होंने दी है, पूरा भी वही करेंगे, उस जगह से आपको लेकर के भी वो जाएंगे, या तो वहाँ से खुद ही निकाल देंगे या तो उस डिज़ायर में आपको डाल देंगे। लेकिन हम कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट में खड़े होकर के ये नहीं बता सकते कि उस डायरेक्शन में हमें क्या मिलने वाला है। आप जाओगे तो ही पता चलेगा। अब कई लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। अब्राहम हिक्स ने ऐसा कई बार कहा है कि जब आप ये जान जाते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए तो ही आप ये जान पाते हो कि आपको क्या चाहिए होता है। क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है और 2 में से एक ही आपकी डिज़ायर होती है। कोई भी इंसान बुरा फील नहीं करना चाहता, अच्छा फील करना चाहता है। लेकिन जब वो अपनी लाइफ में बुरा फील करता है तो उसकी डिज़ायर स्ट्रांग होती है अच्छा फील करने की। सेम जब किसी की लाइफ में मनी होता है तो वो मनी नहीं चाहता है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा है। लेकिन जिसके पास नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहा है मनी को लेकर के, उसका पैसे कमाने की क्षमता या मैनिफेस्ट करने की आप बोलोगे एबिलिटी बोलो या बोलो डिज़ायर बोलो, स्ट्रांग हो जाती है और ज़्यादा। किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो उनकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग होगी अपने रिलेशन को हील करने की। या फिर अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनकी डिज़ायर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि मुझे हेल्दी होना है। तो ये बेसिकली आप कॉन्ट्रास्ट इसी को कहते हैं कि जब यूनिवर्स कोई चीज़ आपकी लाइफ में देता है ना, तो वहाँ पर से निकलने के बाद आपको आपके सबसे पहले तो डायरेक्शन का पता चलता है कि आपको जाना कहाँ है। लेकिन अगर आप उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं करते हो तो आपको कभी वो चीज़ मिलती ही नहीं है। अब अगर मैं अपनी पूरी लाइफ को देखूँ ना तो इवन अब्राहम से आने से पहले ही मेरा बिहेवियर शुरू से ही ऐसा रहा है कि मैं हर चीज़ के पीछे भागा हूँ। अब चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो जो मुझे चाहिए हो, कभी भी अपनी लाइफ में मैं कोई चीज़ से पीछे नहीं हटा कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके पीछे ही पड़ जाऊँगा। आइदर वो चीज़ मुझे मिलेगी या फिर मेरी खुद की इच्छा ख़त्म हो जाएगी उस जगह से। जैसे ये यूट्यूबर मुझे बनना था, बहुत सालों से बनना था। अब मुझे बुक राइटिंग भी करनी थी, बहुत सालों से करनी थी। अब बुक राइटिंग वाला तो चलो इन फ्यूचर वो चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन यूट्यूबर वाला जो हो गया वो पूरा हो गया। और इसी तरीके से मैं जब आगे बढ़ता था तो कई बार मुझे भी पता होता था कि हाँ मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो सही नहीं है, लेकिन एक एनर्जी मुझे हमेशा ढकेलती रहती थी उस जगह पे कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ जाने से क्या होता था, या तो मुझे क्लैरिटी मिलती थी या तो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन मिलती थी। अगर क्लैरिटी होती थी तो ऑब्वियसली वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, अगर नहीं है तो क्लैरिटी मिलेगी फिर मैनिफेस्ट होगी। तो इसीलिए यूनिवर्स ही आपको सारी डिज़ायर्स भी देता है, यूनिवर्स ही सभी कुछ पूरा भी करता है। तो इसीलिए दुनिया में किसी की भी मत सुनो कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। जा करके देखो उस जगह पे, अपने इमोशंस पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। तो आपको जिस डायरेक्शन में ले करके जा रहे हैं आपकी फीलिंग से ही वो आपको बता देंगे कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो। अब अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हो डायरेक्टली अपनी डिज़ायर को जाने बिना, तब हो सकता है कि आप रेजिस्ट ज़्यादा करने लगो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना प्राइम फोकस अलाइनमेंट बना लो, तब आप उस जगह से निकलोगे भी, उस जगह को, उस चीज़ में जो चीज़ आपको चाहिए होगी आप मैनिफेस्ट भी करोगे। या फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, और ये कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा, आप खुद रियलाइज़ करोगे, आप खुद निकलोगे। तो कोई चीज़ छोड़नी भी होगी ना अपनी लाइफ में, आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ोगे, और अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ छोड़ोगे ना उसमें कभी रिग्रेट नहीं होता है। अब हालांकि मैंने टॉपिक को बहुत ज़्यादा घुमा दिया, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में अलाइनमेंट होता क्या है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, क्योंकि अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस दोनों आपके साथ चलती है। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा, एक तरफ आप देख लो जो आपकी गॉड वाली डायरेक्शन है अलाइनमेंट है, और दूसरी साइड डार्क वाली एनर्जी है वो रेजिस्टेंस।
अब एनर्जी चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, अब यहाँ पर अगर आप इस बात को एक ओपन पर्सपेक्टिव या बिग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप इस बात को समझ पाओगे कि ये पूरी जो दुनिया है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये भगवान का है, उस सुप्रीम पावर का है जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो यहाँ पे नेगेटिव भी है जो पॉजिटिव भी है, दोनों ही भगवान का है। तो जब दोनों ही भगवान का है तो आपको दोनों से ही डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी में आपको रहना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेगेटिविटी को कोसना नहीं है, नेगेटिविटी से डरना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब आप नेगेटिव फील करते हो तो वो एक इंडिकेशन है जो आपको बताता है कि आप उस जगह पे फोकस्ड हो जो आपको नहीं चाहिए। जैसा मैंने कहा था कि जब भी आप नेगेटिव फील करो आप समझ लो आप डार्क एनर्जी में हो, आप नेगेटिविटी में हो, आप रेजिस्टेंस में हो, और वहाँ पे वो मैनिफेस्ट होता है जो आप नहीं चाहते हो, या जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपसे दूर चली जाती है। आपको रहना गॉड वाली डायरेक्शन में है, यानी अलाइनमेंट वाली डायरेक्शन में है। और मैंने ये भी कहा था कि जब आप जान जाते हो आपको क्या नहीं चाहिए, तभी आप ये जान पाते हो कि आपको क्या चाहिए। तो जब आप नेगेटिविटी फील करते हो ना, तब आपकी इच्छा होती है कि मुझे पॉजिटिव होना है। जब आप रेजिस्ट होते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे अलाइनमेंट में रहना है। तो नेगेटिविटी को कोसने से बेटर हो जाता है कि आप अपने आप को एक न्यू डायरेक्शन में लेकर के जाओ, ये सोचते हुए कि नेगेटिविटी भी आपकी दोस्त है। अब वो आपको हेल्प करेगी, आपको रहना पॉजिटिविटी में ही है। अब यहाँ से हम समझते हैं कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। अब जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि दोनों ही आपकी लाइफ के लिए जरूरी है और दोनों ही आपकी लाइफ के लिए वैल्यूएबल है, तो यहाँ से फिर आपका चेंजिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है। और यहाँ पर यह भी समझना होता है कि जितना आप अलाइंड होते जाओगे उतना ही आप मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ते जाओगे। तो अगर आपको कोई चीज़ पे फोकस रखना है तो वो सिर्फ अलाइनमेंट पे रखना है। आप इस वक्त किसी भी तरह के इमोशन में हो सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि इससे ज़्यादा लाइफ किसी की नहीं खराब हो सकती। चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में खड़े हो, जिस भी इमोशन में खड़े हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी डायरेक्शन क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिविटी में हो लेकिन और ज़्यादा नेगेटिविटी में दबते चले जा रहे हो तो आप रेजिस्टेंस में हो। अगर आप नेगेटिविटी में हो लेकिन अगर आप पहले से बेटर फील कर रहे हो, पहले से अच्छा पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत इमोशंस में ही, तो आप अलाइंड हो। अगर आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो, लाइफ में सब कुछ अच्छा है या अच्छा था और धीरे 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 करके अभी सब खराब होता चला जा रहा है, तो आप अलाइनमेंट में थे, आप डायरेक्शन से अब रेजिस्टेंस में जा रहे हो, तो ये डायरेक्शन गलत है। ये जो भी जर्नी आपको तय करनी होती है ना, इमोशन वाइज ही करनी होती है। अब जिस भी डायरेक्शन में हो, चाहे अच्छी सिचुएशन में हो, बुरी सिचुएशन में हो, जैसी भी हो, आपको पहले से बेटर जाना है और इसी की प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी होती है। अब हालांकि जैसे ये वीडियो है कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको ये कहना चाहता हूँ, मेडिटेशन जस्ट एक प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वैसे तो ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है लेकिन इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी रखा गया है। और मेडिटेशन करना मतलब आप अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर के आ रहे हो। जैसे मेडिटेशन एक प्रोसेस है, उसी तरीके से बाकी सारे भी प्रोसेस है। ग्रैटिट्यूड है कि आप ग्रैटिट्यूड भी करोगे तो भी आप अलाइंड हो रहे हो, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे तो भी आप अलाइंड हो रहे हो। यानी कोई भी टेक्निक अगर आप करते हो तो उसका रीज़न अगर आप ये रखो कि मुझे अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है, मैनिफेस्टेशन की तरफ नहीं, तब आप उसमें ज़्यादा बेटर कर पाते हो। अब क्योंकि थॉट्स और इमोशंस ऐसी चीज़ें हैं जो कभी रुकती नहीं है, यानी जब आप सो रहे हो तभी वो स्टॉप होते हैं आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स, लेकिन जब तक आप जाग रहे हो तब तक आप सोच ही रहे हो कुछ ना कुछ। और जो भी आप सोच रहे हो वो दो जगह से एक जगह पे है, यानी दोनों में से कोई एक जगह पे है, या तो अलाइनमेंट में है या तो रेजिस्टेंस में है। अब आप अलाइनमेंट रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग समझ चुके हो, तो आपको रेजिस्टेंस से हट के अलाइनमेंट में आना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन से हट करके अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो, क्योंकि थॉट्स हर वक्त आ रहे हैं। आप जिस डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट हो वही मैनिफेस्ट होगा, फिर चाहे आप कितनी भी टेक्निक्स कर लो। ऐसे में जब आप इस बात को समझ जाते हो और आप ये इंटेंशन रखते हो कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट में आना है, तब आप जो भी प्रोसेस चूज करते हो तो आप उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए करते हो। और यही एक्चुअल में आपको करना होता है, क्योंकि हम एक हैबिचुअल नेचर के होते हैं, हम एक पैटर्न में चलते हैं। यानी अगर आप अपने घर से निकलते हो अपनी ऑफिस के लिए तो आप डेली सेम ही रूट पकड़ोगे। अगर आप कहीं पेट्रोल पंप पे रुकते हो या कहीं कॉफ़ी पीने रुकते हो तो वो जगह भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती है, वो डिश भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती है, वो फ्रेंड भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होता है जिसके साथ आप जाते हो। तो सेम तरीके से अगर आप कहीं जाते भी हो तो कहीं जा करके जब आप बैठते भी हो तो वो जगह भी आपकी पहले से डिसाइड होती है कि मुझे यहाँ पे बैठना है। तो इस तरीके से हमारा माइंड होता है जो पूरी तरह से हैबिचुअल होता है, इतना हैबिचुअल होता है कि वो हमेशा पैटर्न्स रिपीट करता है। तो आप आज तक अपनी लाइफ में जो भी देखते आए हो, जो भी एक्सपीरियंस करते आए हो, उसके हिसाब से आपके माइंड का एक पैटर्न है। अब वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न कई बार रेजिस्टेंस वाला हो जाता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हट के हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में हम उस तरह की चीज़ों को फिर मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमारे थॉट का पैटर्न उस तरीके का है, फीलिंग का पैटर्न उस तरीके का है। और फिर हमें लगता है कि हम उसको चेंज क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक हैबिट के तौर पे डेवलप हुआ है। और जैसा बिलीफ के लिए कहा जाता है कि बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड थॉट्स है। यानी आज जो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है
वो भी कभी ना कभी एक सिंगल थॉट रहा होगा और उसका कितने रेपिटेशन हुए, रेपिटेशन की वजह से वो बिलीफ हो गया। उसी तरीके से जब आप कोई न्यू थॉट लेते हो या न्यू डायरेक्शन लेते हो और उसमें जितना रेपिटेशन करते हो आपका वो बिलीफ बन जाता है। अब जैसे मैंने अब्राहम हिक्स की बुक को बहुत बार पढ़ा है और हर बार पढ़ता ही रहता हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, और इसके बाद मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो 2-2.5 साल से मुझे मेडिटेशन में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब मैं ना भी चाहूँ ना तो मैं अब्राहम की तरह सोचूंगा, क्योंकि मेरी अगर लाइफ में कोई चीज़ सिचुएशन होती है तो मैं उसमें अब्राहम के पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखूंगा, उसके सॉल्यूशन के हिसाब से उस चीज़ को देखूंगा, एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे नहीं। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जान रहा था तब मेरा भी रिएक्शन डिफरेंट होता था, मेरी भी चीज़ें डिफरेंट होती थी। जैसे जस्ट एक नॉर्मल पर्सन रिएक्ट करता है ठीक उसी तरीके से मैं भी करता था। लेकिन बस यहाँ पर यह हो गया है कि मेरे थॉट्स और फीलिंग्स का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा तरीके से सोच पाता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ मेरे लिए इस तरीके से होनी चाहिए, तो मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ। बेसिकली हैबिट को मैंने थोड़ा चेंज किया है, रेपिटेशन। तो इसीलिए इस जगह पर अगर आप मेडिटेशन ना भी चूज़ करते हो और उसके अलावा अगर आप ग्रैटिट्यूड चूज़ करते हो, स्क्रिप्टिंग चूज़ करते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चूज़ करते हो, या जो भी प्रोसेस आपको पसंद आता है, इवन मान लीजिए आप सब्लिमिनली चूज़ करते हो, तो उस प्रोसेस को आपको उतना रेपिटेशन देना होगा जितना मैंने मेडिटेशन को दिया है। 2-2.5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 महीने में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था मैनिफेस्ट करना। लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं 3 महीने मेडिटेशन करूंगा, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं लाइफ टाइम मेडिटेशन करने के लिए रेडी हूँ, मुझे मेरी लाइफ अच्छी चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर आपको कोई प्रोसेस चूज करना है ना, तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लो कि मैं ऐसा कौन सा प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिसको मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ या लाइफ टाइम कर सकती हूँ, जिससे मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। फिर चाहे वो ग्रेटिट्यूड हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, स्क्रिप्टिंग हो, जो भी हो आप चूज कर लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को डेली करना है, डेली प्रैक्टिस करना है और अलाइनमेंट के लिए प्रैक्टिस करना है। क्योंकि डिज़ायर के तौर पे आज कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल को वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहता, बुरा फील नहीं करना चाहता। हर कोई अच्छा ही फील करना चाहता है, हर कोई पॉजिटिव रहना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है। और हर चीज़ की एंड फीलिंग हैप्पीनेस होती है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे एट द एंड आप हैप्पी फील करोगे। तो भले ही आप मैनिफेस्टेशन पे नहीं जा रहे हो, आप एंड फीलिंग पे जा रहे हो। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी अलाइनमेंट के लिए सारी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाओगे। फिर चाहे आपने प्रोसेस कोई भी चूज़ किया हो, अब जब आप उसको जितना डेली बेसिस पे करते जाओगे, बेसिकली ये समझना है कि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भले ही आप 10 मिनट 15 मिनट जितना भी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा करना जरूरी नहीं है। यानी ये नहीं कि एक दिन में बैठे हैं घंटों बैठ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या फिर घंटों बैठ के ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं या फिर ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, वैसा नहीं करना है। आपको रेपिटेशन ज़्यादा देना है। भले एक दिन के 15 मिनट है, लेकिन डेली के 15 मिनट होने चाहिए 30 दिन। फिर साल भर के 15 मिनट होने चाहिए डेली के 365 दिन। अब डेली का 15 मिनट आपको या एक दिन का 15 मिनट आपकी लाइफ में चेंज नहीं लाएगा, लेकिन एक महीने का यानी 30 दिन का 15 मिनट जो होता है वो 30 × 15 आप करके देख लो कितना होता है। या फिर देख लो 15 मिनट अगर आप 365 दिन वर्क करते हो उस चीज़ के ऊपर तो कितने मिनट्स हो जाते हैं। अब बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि दिन भर में खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। सुबह के मान लो 15 मिनट मेडिटेशन कर लिया या कोई भी प्रोसेस कर लिया, उस वक्त तक तो हम हैप्पी है, तो बाकी पूरे दिन क्या करेंगे? बाकी पूरे दिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड एक आपकी हैबिट में ही चलेगा। आप भले ही स्टार्टिंग कर रहे हो, भले ही बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में स्टिल आएगी, क्योंकि माइंड का जो पैटर्न था ऑलरेडी वो ब्रेक नहीं हुआ है। उसको आप वर्क कर रहे हो ब्रेक करने के लिए। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे बैठ के प्रैक्टिस ही करते रहे। यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग में बर्दाश्त करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा कि अगर चीज़ें नेगेटिव भी होगी फिर भी अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहना होगा। एक आध दिन का गैप ले लिया चलेगा, लेकिन वापस से कंटिन्यू करना है प्रैक्टिस को। और फिर वैसे वैसे डेली के 15 मिनट अगर आप 30 दिन करते हो तो कितने घंटे हो जाएंगे, या डेली के 15 मिनट आप 365 दिन तक करो तो कितने मिनट्स हो जाएंगे। या फिर सिर्फ इसी तरीके से देखो कि एक दिन में 24 घंटे है, लेकिन अगर आप डेली की 15 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली की 15-15 मिनट प्रैक्टिस करते करते कितने दिनों में आपके 24 घंटे होंगे। तो जब आप इस तरीके से देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप जितना टाइम किसी चीज़ को देते हो आप उतना ज़्यादा परफेक्ट उस चीज़ में होते चले जाते हो। फिर चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, कितनी भी नेगेटिविटी में क्यों ना हो, उसे क्यों ही ना लगता हो कि उसकी लाइफ इतनी ख़राब है कि कभी ठीक ही नहीं हो सकती। चाहे जो भी वो इंसान सोचता हो, जिस भी तरीके से सोचता हो, जितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, अगर वो भी इस तरीके से प्रैक्टिस करेगा और बिना रुके करेगा, यानी गैप ले सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन करते ही रहो, छुट्टियाँ मत लो। बेसिकली अच्छा फील करना है। कई बार आप प्रैक्टिस करते हुए भी अच्छा फील करते हो, कई बार आप रेस्ट ले करके अच्छा फील करते हो, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे जब आप कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे और डेली प्रैक्टिस करते चले जाओगे, तो आपके जो माइंड का पुराना पैटर्न है ना, वो ब्रेक होता चला जाएगा और आपका माइंड एक न्यू पैटर्न में आ जाएगा, एक न्यू थिंकिंग में आ जाएगा।
जब वो उस तरीके से सोचने लगेगा ना, तो पुरानी जो हैबिट थी वो ब्रेक हो चुकी, अब न्यू वाली आ गई। तो जो जैसे पुरानी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होता था जो आप नहीं चाह रहे थे, क्योंकि थॉट और इमोशंस का पैटर्न उस तरीके का था। अब क्योंकि पैटर्न न्यू है, तो आप मैनिफेस्ट वो करोगे जो आप चाहते हो। तो इसीलिए प्रोसेस कोई भी चूज़ करो, आपके लिए हर एक प्रोसेस बेस्ट होता है, लेकिन अपने लिए चूज़ करो कि मुझे कौन सा सूट करेगा, जिसको मैं पूरी लाइफ टाइम कर सकता हूँ। क्योंकि मेडिटेशन मेरे लिए वो प्रोसेस है जिसको मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ। बीच में बहुत बार ब्रेक हुआ है, लेकिन मैं वापस स्टार्ट कर देता हूँ। और यही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक मेडिटेशन अकेला काफ़ी होता है सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कराने के लिए। सेम उसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा प्रोसेस भी चूज़ कर लो ना, उसको लॉन्ग टर्म तक, लाइफ टाइम तक करो, तो आपकी लाइफ भी इसी तरीके से चेंज होगी और 100% होगी। तो बेसिकली इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया जाता है। और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें जिस तरीके से बताया है अपनी पूरी जर्नी को, आप उससे समझ पाओगे कि एक चीज़ को करना कितना बेटर होता है, रेपिटेशन कितना बेटर होता है, या एक अकेला मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर दिया। तो वो स्टोरी आपको पूरी तरह से इंस्पायर करेगी। उस वीडियो की लिंक अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, यहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।